सभी को नमस्कार। माननीय मंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो प्रदर्शनी और ये परिसर को देखते हुए यहाँ पे उनका आगमन होगा। आप प्लीज़ बैठे रहिए। I would like to request all to please be seated. Honorable Minister is on campus and he is just visiting our exhibition, and then he'll be coming here within a minute. So please be seated. Thank you. माननीय मंत्री जी श्री जितेंद्र सिंह जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। आप तालियों के साथ उनके स्वागत करिए। उनके साथ डॉक्टर सतीश रेड्डी जी और स्वामी श्रीकांतानंद जी भी है। विज्ञान और अध्यात्म के इस सेशन में माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, रामकृष्ण मठ पुणे के अध्यक्ष श्रीकांतानंद जी महाराज और डॉक्टर सतीश रेड्डी जी का मंच पर स्वागत है। विज्ञान और अध्यात्म, इसकी भूमिका विज्ञान भारती की एक मूल बिंदु में से एक है। आज सुबह से विकास की भारतीय अवधारणा और विज्ञान भारती की भूमिका पर आदरणीय सुरेश सोनी जी का भाषण हुआ और इसी सिलसिले में आज हमारा सौभाग्य है कि इस सेशन में बहुत स्वामी श्रीकांतानंद जी महाराज जो रामकृष्ण मठ पुणे के अध्यक्ष हैं, वो हमारे आगे भाषण देंगे और इस सेशन में ही माननीय मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, MOS, PMO and personnel and program PMO के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी उपस्थित हैं। वैसे तो 2014 में हमारा पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था नागपुर में। उस समय मंत्री होके कुछ ही समय के बाद तुरंत माननीय जितेंद्र सिंह जी हमारे उस अधिवेशन में आए थे और उस समय से लेकर अभी तक जितेंद्र सिंह जी का पूरा हमें सपोर्ट मिला है विज्ञान भारती की इस यात्रा में। आज तो IISF के लिए भी इतना बड़ा योगदान जितेंद्र सिंह जी के द्वारा हमें मिलता रहता है हर साल और ये हमारा सौभाग्य है। और हम की इस घड़ी पर भी विज्ञान भारती का ये छठवां जो राष्ट्रीय अधिवेशन पुणे में संपन्न हो रहा है, उस समय हम जानते हैं कि कल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन था, श्रीनगर में कार्यक्रम था और स्वयं मोदी जी वहाँ थे। तो उस जम्मू में है, वो जम्मू कश्मीर में है, इसलिए वहाँ के सांसद भी हैं। इस कारण से बहुत बड़ी जिम्मेदारी जितेंद्र सिंह जी पर थी। फिर भी वो सब संपन्न होने के बाद आज दिल्ली में भी कुछ कार्यक्रम था, उसके बाद आए हैं और थोड़ा तुरंत जाएंगे भी। तो फिर भी समय निकाल के जितेंद्र सिंह जी आए, इसके लिए विज्ञान भारती की ओर से आपका स्वागत है। प्रकाश धोका जी को मैं निमंत्रण करता हूं कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्रीकांतानंद जी महाराज, आज मेरी विनंती है कि विज्ञान भारती के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर मांडे जी का भी मंच पर आगमन हो। श्रीकांतानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ पुणे के अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष हैं। स्वामी 81 में कॉमर्स में ग्रेजुएशन के बाद 82 में रामकृष्ण
मठ में उन्होंने ज्वाइन किया और लगभग 5 साल बेलूर मठ में थे। 87 to 2009 हैदराबाद के रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष थे और 2011 से पुणे रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष के नाते वहाँ कार्यरत हैं। और हमारा सौभाग्य है कि इस विषय पर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इस विषय पर बोलने के लिए आज श्रीकांतानंद जी महाराज यहाँ पधारे हैं। मैं विनती करता हूँ कि मायंक बरजात्या पुष्प और शॉल से उनका स्वागत करें। We also have Dr. L. Satish Reddy, former Secretary Defense R&D and former Chairman DRDO, Government of India, former Scientific Advisor to Raksha Mantri. He was the Scientific Advisor to Raksha Mantri during Manohar Parikarji's time and presently President of Aeronautical Society of India. As the President of this, this particular session, I request Sandeep Kotarkar ji to welcome Dr. Satish Reddy ji. Former President of Vigyan Bharati and our mentor and who needs no introduction in Pune, Dr. Vijay Bhatkar ji. सो औपचारिकता के इस पर विजय भटकर जी का भी just now while talking to the Honorable Minister, Vishwanath Karad ji was explaining how many of institutions are built and are focusing on science and spirituality. We are fortunate that Vishwanath Karad has also, from his very busy schedule, found time, and here on this dais, we welcome Vishwanath Karad also to this function. अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेखर मांडे जी भी इस मंच पर हैं। शेखर मांडे जी का भी स्वागत इस सेशन में करते हैं। A small anecdote. King Janak, not the father of Sita, another king. He was running his kingdom very well. His citizens were very happy. One day he had a dream, and in his dream he was fighting. He was being invaded by the neighboring kingdom. He was vanquished, driven off. He had to go around to another place, beg for food. He was running around, he was not getting anything. Finally, he got something. And at that moment, a crow came and snatched his food. He was so tired. He was had all his clothes torn and in a very dire situation. And at that time, when the crow snatched his food, he got up. And at that moment, he got up with a noise. So first of all, Queen asked what happened. Then he said, "वो सच है कि या ये सच." Then she said, "No, it was only a dream. Why are you bothered about it?" But the king was not convinced. He went on asking this question. Everyone, then the morning came, his Rajya Sabha met. Before that, the Prime Minister, his minister came. He said he wanted to convince the king, but
went on asking the question, वो सच है कि ये सच? Then his guru was passing that way, Ashtavakra. He came and told the king, Janak, वो भी सच नहीं है, ये भी सच नहीं है. So that is what Shankaracharya says in his Manisha Panchakam, Jagrat Swapna Sushuptishu Sputataram, the three states of human or every being's existence. That is wakefulness, dream and deep sleep. And the fourth one, the Turiya. And it is said that it's a journey into that. And this continuous challenge or this question about consciousness and mind, that is even today, especially the modern science is trying to find an answer. It is trying to go deeper and deeper into the physical body and find out where is the existence of mind and where it comes from. Whereas Eastern philosophies and especially Bharatiya thinks that it is the consciousness, the Brahman, the universal witness that gives rise to that unity, that gives rise to the whole existence, which Shankaracharya said, Brahma Satyam Jagan Mithya. So today, Adaraniya Suresh Soniji also mentioned about this fundamental philosophy on which we look at the Srishti and the Samashti. And it is this question that the Western science and the Eastern science is always having a dialogue on, and this is our strength in a way. Whereas as mentioned about the development that is driven by the modern sciences, which in the past 200 years have evolved a lot of science, technology, great advances, but it has also thrown so many challenges that we are finding challenges of climate change and what as mentioned by Soni ji, इतना बड़ा तो किया है but मनुष्य बहुत छोटा बन गया है. So that is the question probably we will be addressing today, and with these words I request Dr. Jitendra Singh to deliver his address. Namaste. मंच पर आसीन हमारे बहुत ही माननीय प्रोफेसर विश्वनाथ कारनाड जी, डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर विजय भटकर, स्वामी जी, डॉक्टर मांडे, मेरे सामने बैठे हुए विज्ञान भारती और विज्ञान जगत से जुड़ी हुई बहुत ही विख्यात और कर्मठ विभूतियाँ, हमारे संगठन मंत्री जी, शिव जी, हमारे रनाडे, प्रवीण जी, सुनील जी और मेंबर्स ऑफ द साइंटिफिक फ्रेटर्निटी, द ऑफिस बेयरर्स ऑफ विज्ञान भारती। सबसे पहले तो मुझे आयोजकों को बधाई देनी है कि इतना बढ़िया आयोजन आपने आज ये पुणे शहर में किया है, एंड दिस हैपन्स टू बी द 6th राष्ट्रीय अधिवेशन। दूसरा, आपकी अनुमति से मुझे अपने आप को भी बधाई देनी है कि आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ अटेंडिंग ईच ऑफ द अधिवेशंस एवर सिंस इट बिगैन, सो दैट इज अ वेरी प्रोविडेंशियल कोइंसिडेंस और हमारा सौभाग्य कि हम इससे जुड़े रहे। इसलिए नहीं कि ये मात्र एक कार्यक्रम है, बल्कि ये एक मुहिम है, एक मूवमेंट है। एंड आई थिंक इन अ सिंगल सेंटेंस यू कैन डिस्क्राइब इट एज ए सेमिनल मूवमेंट फॉर स्वदेशी साइंसेस विद स्वदेशी स्पिरिट। और जैसा अभी आप सुन रहे थे, I think trying to meet the optimum
combination of scientific temper with Indian temper. और विज्ञान भारती का ये विभाग का जो यात्रा माननीय सुरेश सोनी जी को मैंने देखा नहीं था प्रणाम, जो 1980s में प्रारंभ हुई, उससे न केवल किसी विचारधारा विशेष बल्कि जो सही माने में विज्ञान के प्रति प्रतिबद्ध है, क्योंकि मेरा भी लगभग सारा जीवन इसी क्षेत्र में शोध और कार्य में गुजरा है, इस यात्रा के साथ, इस मुहिम के साथ सब जुड़ गए। और कभी कभी बहुत दुख भी होता है, विडंबना भी लगती है जब ये कहा जाता है कि ना साहब ये किसी विचार विशेष की मुहिम है। और बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ साइंस वी हैव बीन टॉट नॉट टू स्पीक विदाउट एविडेंस। और इसलिए when you look at the evidence, you would recall that one of the most prestigious awards won by Vibha was in the year 2007. The award was called Nehru Award, and the award was presented by the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh. मुझे लगता है इसके बाद कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं। जो बातें इस तरह से करते हैं, they are not per se committed to science. They are trying to do politics through science. So if we are totally committed to science, the progress of science, to the growth of science in the Indian context, we will find that we are all on the same page. और जहां तक विज्ञान जगत का संबंध है, जब हम ये कहते हैं कि हम इसको भारत के मूलभूत परंपरा के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, trying to combine the best of the tradition with the modern cutting edge technology, it is not simply out of a national pride, though it exists. इसमें भारतीयता का गर्व तो है ही है, लेकिन वो मात्र वहां तक सीमित नहीं है। There is a sound scientific reason to that, because you need to have Indian research, Indian solutions for Indian problems, Indian data for Indian questions, because our scientific spectrum is entirely different. अब जिस क्षेत्र से मेरा संबंध है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, I think no medical researcher across the world can deny when I say that Indian phenotype is different. हमारा DNA ही अलग है, इसलिए कुछ एक ऐसी बीमारियां जो हम में होती हैं उनमें नहीं होती, हम वहां चले जाते हैं तब भी होती। उदाहरण के तौर पर जिस क्षेत्र से मेरा शोध रहा है पिछले 30-40 वर्ष से, मधुमेह से, we as a nation has a huge prevalence of central obesity, visceral obesity. हम देखने में दुबले पतले लगते हैं, लेकिन हमारा कमर का घेरा बहुत बड़ा होता है। लेकिन हमारी वेशभूषा ऐसी है, कभी कुर्ता पहन लेते, कभी करते, दिखता नहीं है। पश्चिम मूल के व्यक्ति देखने में मोटापा लगता है, लेकिन अंदर, एंड वी हैव प्रूव्ड दिस, इसी शहर में, पुणे शहर में, वे बैक, डॉक्टर विजय भटकर, यू विल बी हैप्पी टू नो, जब नया नया CT स्कैन आया था 1990s, डॉक्टर याग्निक के साथ मैंने मिलकर के एक प्रोजेक्ट किया। वी स्कैंड अ ग्रुप ऑफ वेस्टर्नर्स वीजा वेस अ ग्रुप ऑफ ओरिएंटल ओरिजिन यहाँ के, एंड वी फाउंड दैट दे वर अपेरेंटली ओबीस बट दे डिडंट हैव विसरल फैट। वी वर अपेरेंटली लीन, थिन एंड स्मार्ट, but we had plenty of fat. And this central obesity, this visceral fat is per se independent of overall obesity, known to be a risk factor for all the metabolic diseases, whether it is diabetes mellitus, whether it is hypertension, whether it is heart disease. तो अब बताइए, क्या इसमें प्रमाण नहीं कि हमारा डेटा अलग होना चाहिए? Only then we can optimally address our problems.
We cannot lift their findings, their inferences and apply it on our population. और जब हम बात करते हैं कि हमारी पारंपरिक विज्ञान की और आज चूंकि इंटेग्रेटेड अप्रोच का युग आ गया है, होलिस्टिक अप्रोच, वेदर इज द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और इट इज द सॉल्यूशन ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, तो वो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो भी हमारी ही विरासत है, विच इज आवर एक्सक्लूसिव एसेट। और वो लोग who looked at Oriental medicine or Oriental science with a certain amount of contempt, prejudice or skepticism, they were found changing their stand during COVID. और कोविड के समय देर रात को फोन कॉल आया करते थे अमेरिका से और पूछते थे कि साहब कोई आयुर्वेद में कोई दवाई है जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। वो लोग जो आयुर्वेद के नाम से घृणा करते थे, नेचुरोपैथी, कि जब मौत का खतरा सामने हो तो सच निकल आता है, तो उनको लगता था कि शायद वहां से हमारे पास रहें। सो वी हैव दोज ट्रेडिशनल नॉलेज एसेट्स एंड आई एम ग्लैड टू से दिस कि मैंने अपने विभाग में थोड़ा सा प्रयास करके हम सब ने मिल करके ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी डेवलप की और हमने उसको आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए अब उसको डिजिटलाइज कर दिया। वी हैव नेम्ड इट TKDL, क्योंकि आजकल एब्रीविएशन ज़्यादा समझ आती है, OTT, PPP, तो हमने भी कर दिया TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो जो ट्रेडिशन की बात से घबराते हैं उनके लिए हमने TKDL पैदा कर दिया। एंड वी होप टू अचीव द बेस्ट ऑफ द बोथ। एंड लकीली दिस इज द गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी कि 2014 के बाद से हमें भरपूर सहयोग प्रोत्साहन मिला है इस प्रयास में। तो कोई भी ऐसा सकारात्मक सुझाव रखा गया है तो हमें उसमें कभी रुकावट नहीं आई। इसके अतिरिक्त अगर हम ये बात करें कि पिछले 8-10 वर्षों में जिस प्रकार से तेज गति से वृद्धि हुई है या प्रगति हुई है विज्ञान के क्षेत्र में, तो आज ये मैं नहीं कह रहा, ये विज्ञान भारती नहीं कह रही, ये दुनिया के वो देश जो तथाकथित विकसित देश थे वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि भारत हमारे साथ प्रथम श्रेणी में आकर के खड़ा हो गया। और जैसे मैंने कहा, एज स्टूडेंट्स ऑफ साइंस वी आर टॉट टू स्पीक नॉट विदाउट एविडेंस। व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग विदाउट एविडेंस तो हमारी जो पारंपरिक बातें होती हैं वो भी कहीं धुंधली पड़ जाती है। सो आई एम ट्राइंग टू कंबाइन द ट्रेडिशन विद एविडेंस एंड प्रेजेंट ट्रेडिशन विद एविडेंस। हम 2014 में मात्र 350 स्टार्टअप थे इस देश में, मात्र 350। आज बढ़ करके 1.5 लाख से ज्यादा हो गए और दुनिया ने ये माना है कि इंडिया स्टैंड्स नंबर 3 इन स्टार्टअप ग्लोबल सिस्टम। ये मैं नहीं कह रहा, विज्ञान भारती। और ये इसलिए संभव हुआ कि हमने वो एसेट्स इस्तेमाल किए, वो नॉलेज रिसोर्सेज, वो अदर रिसोर्सेज जो अभी तक ना तलाशे गए, विच वर नॉट एक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, और उसमें हमारे ट्रेडिशनल हेरिटेज नॉलेज भी था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स is a universally acknowledged index, which is a parameter of where we stand. We were 81, rank 81 in 2014. Today, we stand at 40. We have jumped 41 places, and the world is saying so. क्योंकि अब वो समय आ गया है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, जो भी हम शोध करते हैं, जो भी हम रिसर्च करते हैं, हम विज्ञान भारती के माध्यम से करें, हम सरकारी तंत्र के माध्यम से करें। वी हैव टू लिव अप टू ग्लोबल पैरामीटर्स। अगर हमने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अपना स्थान बताना है तो वी हैव टू मीट द ग्लोबल पैरामीटर्स एंड वी हैव टू बीट देम इन देयर स्ट्रेटजीज। एंड ग्लोबल पैरामीटर्स हैव रेज्ड अस 41 प्लेसेस हाई। आज in the number of PhDs in science, we stand number 3 in the world. उस दिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुलपति आए थे दिल्ली, मुझे कहने लगे कि डॉक, if I don't have students from India, my PhDs will close.
यानी हमारे छात्रों की, हमारे शोधकर्ताओं की, हमारे स्कॉलर्स की, हमारे विद्यार्थियों की उस प्रकार की मान्यता उन विश्वविद्यालयों में है जो कभी हमें कमतर की नजर से देखते थे। पेटेंट फाइलिंग में वी स्टैंड एट रैंक नंबर 9। जो हमारे अपकमिंग एरियाज है, हुआ क्या है कि काफी समय हमारा गुजर गया उन बातों पे खरा उतरने का जो बातें पश्चिम हमें सिखाता था। सो वी वर ट्राइंग टू लिव अप टू देयर स्टैंडर्ड्स, नॉट एस्टेब्लिशिंग आवर स्टैंडर्ड्स। आज हम दोनों करने में सफल हुए। We have met their standards and we have laid down our own standards. And I'll explain to you how. Again, not speaking only in the language of nationalism, but also nationalism combined with science. हमारे ऐसे resources हैं, वो भी traditional हैं, which had remained unexplored. For example, our bioresources, our biodiversity, our Himalayan resources. कम से कम 8-9 राज्य हमारे ऐसे हैं बसते हिमालय की गोद में। पिछले 60-70 वर्ष किसी ने उस तरफ नहीं देखा। आज वहीं से CSIR, जहां डॉक्टर मांडे की देखरेख में अरोमा मिशन प्रारंभ हुआ, एक नया आयाम भारत ने दुनिया को दिया है। लेवेंडर कल्टीवेशन, लेवेंडर स्टार्टअप्स, जिसकी झांकी कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को दिखाई गई। और कल प्रधानमंत्री श्रीनगर गए तो वही स्टॉल थे जो सबसे ज्यादा प्रमुखता से सामने आए। तो आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर पांडे एंड हिज टीम। हुआ क्या कि स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट पश्चिम से आया, लैंड कर गया बेंगलोर में, तो हमने सोचा IT स्टार्टअप है, तो हम भूल गए। और वो भी अगर भारतीय सोच हो तो हमें समझ आएगा कि स्टार्टअप होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप PhD हों, ये भी जरूरी नहीं है कि आप विज्ञान के बहुत बड़े स्कॉलर हों, और ये भी जरूरी नहीं कि आप वैज्ञानिक हों। यू विल बी अमेज्ड व्हेन आई टेल यू, जो इनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इन अरोमा मिशन, ऐसे ऐसे नवयुवक हैं जो मुझे लगता है कि 12वीं कक्षा से ज्यादा पढ़े ही नहीं है, लेकिन उनमें वो स्किल है, वो एप्टीट्यूड है, एंड दे हैव बीन ट्रेन्ड एंड दे हैव अडॉप्टेड दैट। तो ये जो एग्री स्टार्टअप है, ये एग्री स्टार्टअप हमारा सरमाया, ये दिस इज आवर ट्रेडिशनल नॉलेज। सो व्हेन वी कंबाइन ट्रेडिशनल नॉलेज विद द मॉडर्न कटिंग एज टेक्नोलॉजी, द आउटकम इज एग्री स्टार्टअप। इट इज नॉट द फार्मर ऑफ द ईयर, ये पिछले जमाने का किसान नहीं है, ये एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर है, ये लाखों रुपया कमा रहा है। अभी हाल ही में 2 नवयुवक बंगलौर से अपनी कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ करके इसमें लग गए लेवेंडर कल्टीवेशन में। एक उनमें से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, एक MBA। यानी बाय कंबाइनिंग आवर ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी, यू आर ऑल्सो फाइंडिंग प्रॉफिटेबल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। और ये हमारा डोमेन है, ये वेस्ट का नहीं है, और इसमें भारतीयता है। और हमारा दूसरा एक आयाम जो बहुत जल्दी अभी सामने उभर करके आएगा, जिसके साथ पिछले साल रन्ना जी ने एक आंदोलन भी किया स्वच्छ सागर का। हमारे पास 750 किलोमीटर समुद्री तट है, हमने कभी उसकी तरफ नहीं देखा। जब हम कहते हैं कि कंबाइनिंग ट्रेडिशन, ये हमारी ट्रेडिशन है। सो हम ट्रेडिशन केवल प्रवचन से नहीं कर रहे, एविडेंस बेस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशन। 7500 किलोमीटर लॉन्ग, द लॉन्गेस्ट कोस्टल एरिया इन द वर्ल्ड। उस दिन कुछ ऑस्ट्रेलिया से मित्र आए तो मैंने उनसे कहा, you have a country which is called Australia, you have an island which is called Australia, you have a continent which is called Australia, but I have a country where the ocean is called after my country, Indian Ocean। तो वो सोचे कि ये मजाक से बात की, तो मैंने कहा नहीं, देयर इज अ सीरियस थॉट। और वहाँ आता है विज्ञान भारती का फलसफा। मैंने कहा हमारे पूर्वजों ने जब इसका नाम हिंद महासागर रखा होगा तो ये सोचा होगा कि अगली पीढ़ी में, अगर 10 पीढ़ियों के बाद किसी न किसी के दिमाग में सोच आएगी कि इसका नाम क्यों रखा है, इसके अंदर भी कोई संपत्ति छिपी हो सकती है। क्योंकि पुराने ज़माने में जब हमारे पूर्वज ना बैंक होते थे ना खजाने, तो क्या करते थे, कहीं ज़मीन के नीचे कोई थैली रख देते थे अशरफियों की,
साथ में पेड़ लगा देते थे, इसकी छाँव में कहीं हमारे 4 पीढ़ियों के बाद नाते नाती बैठेंगे तो कुछ लगाएंगे, अनुमान के कुछ नीचे छिपा। तो मैंने कहा इसलिए सो दैट वी पिक अप अ क्यू। और आज जो डीप सी मिशन प्रारंभ किया गया है पिछले 3-4 वर्षों में ही, that is going to explore the huge amount of wealth in the form of minerals, in the form of metals, biodiversities, living, non-living, and we may become one of the biggest exporters of fishery-related products. जब हम ये बात करते हैं कि हमने अपनी भारतीयता को आधुनिकता से जोड़े विज्ञान के माध्यम से, तो these are the evidence-based programs that we have initiated, which are actually now being looked up by the world. और जब हम ये कहते हैं कि हम 5वीं इकोनॉमी पे पहुंच गए 10वीं से, और हम 4थी पे चले जाएंगे और हम 3री पे चले जाएंगे, तो बहुत सारे लोग सुनने वाले कहते हैं कि साहब ठीक है, ये तो कहने में अच्छा लगता है इसलिए कहते हैं। हम में से कुछ इसलिए कहते हैं कि राजनीति से जुड़े हैं, कुछ इसलिए कहते हैं कि हमको गर्व महसूस होता है। लेकिन नो, अगेन, if you think like a scientist, you will ask yourself, how are we going to achieve number 3? Where is the value addition going to come from economy? और ये value addition यहीं से आएगी। हमारे ocean resources, हमारे marine resources, हमारे Himalayan resources, जो सदियों से हमारे साथ थे लेकिन हमने उनकी तरफ नहीं देखा, और इसलिए इसकी तरफ अगर आज प्राथमिकता दी जा रही है, तो विज्ञान भारती के द्वारा इस तरह की जो मूवमेंट्स प्रारंभ की गई हैं उनको भी श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने सरकार की निगाह उस तरफ उत्साहित करने का काम किया है। और बिफोर आई एंड, आई थिंक वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट द वेरियस अदर मिशंस दैट वी हैव लॉन्च्ड, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये जरूर है कि जहां पहले हम विज्ञान के क्षेत्र में भी 10-15 वर्ष पीछे रहा करते थे, आज हम कई आयाम में उनसे आगे हो गए या उनके बराबर है। और जब मैंने ये कहा कि हर बात को तथ्य के साथ रखा जाए, तर्क के साथ रखा जाए, तो कोई ये कहने का साहस नहीं करेगा कि ये विज्ञान भारती तो एक विचारधारा विशेष की मूवमेंट है। जैसे मैंने कहा कि 2007 का हमारा जो इनाम है वो हमने अपने आप को नहीं दिया, किसी और ने हमको आगे दिया। और जब वो बात करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण मैं कल भी दे रहा था, टेलीविजन अमेरिका में 1950 के दशक में आया। द फेमस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1960, वेयर प्रेसिडेंट कैनेडी, द वुड बी प्रेसिडेंट कैनेडी, टर्न टेबल्स ऑन रिचर्ड निक्सन, बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ टेलीविजन डिबेट। कि वहाँ कैंडिडेट की टीवी डिबेट होती है। हमारे यहाँ तो तब पता ही नहीं था किसी को टीवी क्या होता। हमारे तो 1970 में आया वो किसान जगत और कुछ चित्रहार वार। लेकिन आज देखिए, आज क्वांटम मिशन जो हमारे यहाँ लॉन्च हुआ है, वी आर अमंग 5 or 6 एलीट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हमारी चंद्रमा की जो मिशन है, एक बड़ी रोचक बात है जो ना कभी ध्यान में आती है ना हम कहते हैं, कि हमारे इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी, 1969। विक्रम साराभाई थे, सतीश धवन थे। लेकिन अगर आप पिछली अखबारें देखेंगे तो 1969 का हॉलमार्क था द लैंडिंग ऑफ फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द सरफेस ऑफ मून। His name was Neil Armstrong and he was an American। और हमारा भी जन्म हुआ था। आज हम साउथ पोल पर पहले पहुंच गए, वो नहीं पहुंच पाए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि there was no dearth of talent। हमारे पास प्रतिभा भी थी, हमारे पास प्रतिबद्धता भी थी, काम करने का मादा भी था, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे। आपने देखी होंगी पुरानी तस्वीरें, सारा भाई अपने बाईसाइकिल के कैरेज पर सामान लेकर के जाते थे। लेकिन हमारे पास अभाव था साधनों का और अभाव था अनुकूलता का। अनुकूलता जो कि नीति निर्धारकों की स्तर से आती है, अनुकूलता जो कि राजनीतिक नेतृत्व से आती है, और वो अनुकूलता हमें अब प्राप्त हुई। और फिर ये बात ना आए कि ये बात इसलिए कही जा रही है कि हमारा ताल्लुक उस सरकार से है जो आज है।
इसका भी एक साइंटिफिक एविडेंस आपको मैं देता हूं। आज से मात्र 2 वर्ष पहले नई स्पेस पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, जिसके तहत द स्पेस सेक्टर वाज ओपनड अप टू द प्राइवेट प्लेयर्स। 2 साल में, और दुनिया इस बात को मान रही है, वी वर ओनली वन स्टार्टअप, एक इन 2022। आज हम बढ़ करके 199 हो गए, लगभग 200। और पिछले वर्ष 2023 में मात्र 8 महीने में अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक 1000 करोड़ रुपए का प्राइवेट सेक्टर का निवेश हुआ है स्पेस सेक्टर में, क्योंकि वी हैव लर्न टू गिव अप द टैबूज ऑफ द पास्ट। 60-70 वर्ष तक हमने अपनी बनाई हुई बंदिशों में अपने आप को बांध के रखा, और गायबाना सुबह सैर करते करते हम निकल जाते थे, कहते साहब क्या किया इसरो ने, क्या किया वैज्ञानिकों ने, वो देखो नासा कहाँ पहुँच गया, हम कहीं नहीं पहुँचे। लेकिन ये नहीं सोचते थे कि नासा 70 to 80% इज डिपेंडेंट ऑन नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज, और हम सब कोई सरकार से अपेक्षा करते थे। जब ये बात हमने इस सरकार के आगे रखी, उन्होंने हमें अनुमति दी। आज हमारा स्पेस सेक्टर रातों रात इतना आगे बढ़ गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये आगे सुझाव रखा है कि अगली बार जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाया जाए तो हमारे वैज्ञानिक उनके साथ जाए, विच मीन्स नाउ वी हैव ओपनड अप, बिकॉज वी हैव, वो जो हमारे साइलोज में बैठ करके काम कर रहे थे, और हमें ये समझ आया कि आज से आगे अगर हमारी ग्रोथ होगी तो इट हैज़ टू बी एन इंटेग्रेटेड ग्रोथ। Whether it is the field of medicine which COVID taught us, whether it is the field of space, whether it is the field of biopharma, आजकल ग्लोबल बायोफार्मा मिशन बना है। और इसलिए आने वाले समय में हमारे आगे का जो प्रगति रहेगी उसका मूल आधार 2-3 बिंदुओं पर। एक, हाउ बेस्ट वी इंटेग्रेट इन आवर ऑनवर्ड जर्नी, गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक। होता क्या था कि आज तक प्राइवेट सेक्टर वाले सोचते थे कि जो सरकार में बैठे हैं तो सारे घूसखोरी के लिए बैठे हैं, रिश्वत लेने को, तो वो उन पर शक करते थे। और जो सरकार वाले थे प्राइवेट, वो कहते ये तो सारे चोर है, ब्लैक मार्केट है। तो मैंने उस दिन जब स्पेस की बात की, मैंने कहा भाई देखो, समाज एक है, देश एक है, चोर ने भी उसी में चलना है, साथ में घूसाखोर ने भी चलना है। जैसे आप एक रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं, बस में बैठते हैं, फिर हनुमान चालीसा करते हैं कि रास्ते में एक्सीडेंट ना हो। जब आप हनुमान चालीसा करके ये प्रार्थना करते हैं कि बस ठीक ठाक पहुंच जाए, तो आप ये नहीं कहते कि जो चोर है उसको, उसके लिए नहीं करना, तो आप कहते बस पहुंचे, और उस बस में आपको जाने अनजाने में चोर का भी भला, घुसाखोर का भी भला। तो मैंने कहा ये एक हमारा सामूहिक जर्नी है, वी हैव टू लर्न। अगर हम में कोई ऐसा है तो उसकी त्रुटियां दूर करें, वो भी तभी होंगी अगर हम सामूहिक रूप से काम करेंगे। और जब हम ये इंटेग्रेटेड अप्रोच हमने स्पेस में शुरू की और दूसरे क्षेत्रों में, तो इट इज़ नॉट ओनली इंटेग्रेशन और सप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इट इज ऑल्सो सप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज रिसोर्सेज, ऑफ कैरेक्टर रिसोर्सेज, ऑफ कल्चर रिसोर्सेज। एक दूसरे से अपने आप को सुधारने का भी काम हुआ। दूसरा हमारा रहेगा अहम बिंदु, हम कहाँ किस हद तक अपने ये जो अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज थे, जिसका मैंने उदाहरण के तौर पर कहा, हमारे सागर के साधन रिसोर्सेज, हमारे एरोमा के रिसोर्सेज, हम इनको किस तरह से आगे ले जाते हैं, बिकॉज दीज आर एक्सक्लूसिव टू इंडिया। एंड तीसरा, जहाँ विज्ञान भारती का भी एक बहुत अहम भूमिका रहेगी, कि हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो अभी भी वैसा ही है। और आज भी मैं उस दिन कह रहा था भुवनेश्वर में कि सन 2001 में जब वहाँ बहुत बड़ा साइक्लोन आया, तो हमारी एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी वहाँ पे। रातों रात जब सुबह उठे तो भुवनेश्वर शहर का हर खंबा उल्टा था, हर बिल्डिंग में क्रैक था, जो लोग सीधे खड़े थे उल्टे खड़े थे। इस तरह का साइक्लोन आया था। और एक ही स्मारक जो अपनी जगह से नहीं हिला, वो कोणार्क का टेम्पल था। तो मैंने कहा, इज दिस नॉट अ केस स्टडी, कि क्या आर्किटेक्चर है इसमें। और जब हम वो बात करते हैं, वी गिव एविडेंस टू आवर ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इन 3 बिंदुओं पर हम चलेंगे तो वी विल हैव एन एज। बाकी जो मॉडर्न दुनिया या पश्चिमी दुनिया के जो प्राथमिकताएं हैं या प्रायोरिटी एरियाज है, उसमें भी हमने पीछे नहीं हटे हैं। हमारी हाइड्रोजन मिशन भी है,
हमारी डिजिटल मिशन भी है, हमारी डीप सी मिशन भी है, क्योंकि जहां हमने अपने रिसोर्सेज के बलबूते पर एक सुपीरियर पोजीशन हासिल करनी है, वहां वी हैव आल्सो टू लर्न टू बीट इन देम इन देयर गेम। अब अगेन एविडेंस बेस्ड बात करते हैं। आप गुल्ली डंडा खेलते हैं, बहुत बढ़िया खेलते हैं, कोई अंग्रेज आपसे खेलने आए, आप उसको हरा देंगे, लेकिन अंग्रेज ने आपकी बलबूते को तब मानना शुरू किया जब आपने उसको क्रिकेट में हराना शुरू किया। तो आप गुल्ली डंडा भी खेलिए और उसको नीचा भी दिखाइए और उसको ये समझाइए कि ये मेरा ट्रेडिशनल है, ये मेरी ट्रेडिशन है, तुम ये नहीं आ सकते, लेकिन साथ ही साथ जो तुम कर रहे हो वो उसमें भी मैं कम नहीं हूं। ये 3-4 स्तर पर हम काम करेंगे और मुझे विश्वास है कि विज्ञान भारती की भूमिका पहले से बहुत अधिक रहने वाली है, बिकॉज फॉर्चुनेटली वी हैव अ डिस्पेंसेशन इन प्लेस विच इज सपोर्टिव ऑफ दिस। और इसी प्रार्थना के साथ कि परमात्मा हम सबको, हम जो भी जुड़े हैं विज्ञान के जगत से, शोध जगत से, हमें इतना सामर्थ्य दे, इतनी क्षमता दे, इतनी सद्बुद्धि दे कि हम इस दायित्व को निभा सकें। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबका आभार है, बहुत बहुत आभार है। इतने समय की व्यस्तता के भीतर भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए और विज्ञान भारती की जो भूमिका रही है आने वाले दिनों में भी, इसके ऊपर भी हमारा मार्गदर्शन किया। वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू एंड वी ऑल नो दैट he has a very busy schedule. He is just now going back to Delhi after came for this talk, and he has informed that he will be leaving this function after this talk. So we are thankful to you once again, Dr. Jitendra Singh ji. Namaskar.